वन हमारे पास जो लेक्चर नंबर 4 है, मतलब लेक्चर वीडियो लेक्चर नेम के हमारे पास C1P04। इसके अंदर हमने क्या देखना है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हम सारा इसमें क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब जो हमने रिसेंट डिस्कशन की थी वो सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ही की थी, लेकिन ये आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जाम्पल है और उसमें ये वाली आपके पास तीसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर वाली एग्जाम्पल है वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे, फॉर एंड बाउल सिस्टम, क्योंकि ये ज़्यादा ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आज हम पहले करते हैं। तो इसमें वही सिंबल है कि आपके पास एक मीन पोजीशन होती है जहाँ पे रेस्ट कंडीशन है, और जब आप इसे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेस करवाते हैं तो वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ जाती है। इसके लिए हमने ये भी देखा था कि ये इसकी मीन पोजीशन है, मतलब मीन पोजीशन भी कह सकते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों फोर्सेस हमारी इक्वल होती हैं। और जब हम इसे डिस्प्लेस करवाते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब हम इसे छोड़ते हैं तो ये खुद ब खुद क्या करता है, मूव करता है, खुद ब खुद मूव नहीं करता किसी वजह से। ये एक्सट्रीम मीन की तरफ आता है, ये आता है हमारी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन की तरफ आता है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट में भी डिस्कस की थी। आज इसमें नई बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल में अगर हम बात करें तो आर्टिकल के अंदर जो हमारे पास जो न्यू दो बातें आती हैं, वो पहली बात ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स या सिंपल पेंडुलम में कहाँ से आ रही है, और दूसरी जो सी बात आती है वो ये है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है उसका। तो ये हमारे पास जनरली हमने वही पोजीशन बस डिफाइन की हुई हैं जो लास्ट स्लाइड से थी। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अगर हम इसकी मीन पोजीशन की बात करें ना, तो मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है वेट नीचे की तरफ लग रहा होता है मीन पोजीशन पर। अगर मैं इस डायग्राम को ज़रा सेपरेटली बना कर रखा हूँ यहाँ पे, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन के ऊपर हमें पता है ये अगर मीन पोजीशन है, या अगर यहाँ पे मीन पोजीशन नहीं शो हुई तो हम पहले मीन पोजीशन को शो कर लेते हैं। तो मेन पोजीशन पे क्या होता है, इसका जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है स्ट्रिंग के अराउंड। तो टेंशन और जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये आपस में क्या है, ये आपस में ऑपोजिट है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका तो मेन पोजीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो अगर हम अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमें पता है कि मेन पोजीशन के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स जीरो होती है, एक्सट्रीम के ऊपर ही रीस्टोरिंग फोर्स होती है। और अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो हमने डिस्कशन करनी है एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी आ गई और हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपके पास दो किस्म की फोर्सेस होंगी। एक बॉडी का वेट जो क्या हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और एक क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है, जो कि यहाँ पे ब्लू एरो के साथ हम शो कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर दो फोर्सेस होंगी। अब हमने इसमें से ये देखना है कि इन दोनों फोर्सेस में से रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है। अच्छा, यहाँ तक मूव करने के पहले ना हम ये देख लेते हैं कि ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी 9 क्लास के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फोर्स का क्या कर सकते हैं, उसके किसी भी फोर्स के हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक फोर्स है, और हमने क्या किया है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। तो ये रेड कलर से आपको एक फोर्स शो हो रही है और इसका एंगल कितना है, थीटा है। तो इसके सामने वाला एंगल हमारे, इसके सामने वाली जो साइड होगी ये हमारे इसके वर्टिकल एक्सिस है, और यहाँ पे हमारी जो हॉरिजॉन्टल साइड है येलो वाली, ये कौन सी है हमारे पास, इसकी हॉरिजॉन्टल साइड है, और ये ऑरेंज वाली हमारे पास वर्टिकल साइड है। ठीक है, अब ये हमने याद रखना है कि ये जो फ्रेम है ये हम जैसे मर्जी रोटेट करवा सकते हैं। अगर हम इसको फ्रेम को देखें ना, तो फ्रेम अगर हम एक न्यू स्लाइड बनाएं यहाँ पे, आपके पास ये मैंने वही डायग्राम बना लिया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाली, ये इसका प्लेन है। आपने याद रखना प्लेन को हम जैसे मर्जी रोटेट कर सकते हैं, ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर प्लेन को समझना और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल एक रूल लगा लेते हैं कि जो भी आपका कंपोनेंट एंगल थीटा के सामने वाला होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा के ऑपोजिट वाला जो भी हमारे पास कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कंपोनेंट opposite to theta is always
वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो ये पहले हम एक बात समझ लेते हैं, जैसे मर्जी ओरिएंटेशन हो, अगर ये ओरिएंटेशन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है या ऐसे है, जो सी मर्जी फॉर्मेशन हमारी बनती है, लेकिन एंगल थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ही होगा। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हम साइन थीटा लगाते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हम कोस थीटा लगाते हैं। तो अगर हम इससे यहाँ पे आ दें, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अब दो फोर्सेस हैं, इसमें से हम ये रेड वाली फोर्स है ना वेट के, हम इसके दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो दो कंपोनेंट्स हमने कैसे बनाने हैं, ऐसे दो कंपोनेंट्स बनाने हैं कि उसके बीच में एंगल 90 डिग्री का आ जाए। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इस केस में हमने क्या किया है, ये जो रेड कलर का वेक्टर है जिसे वेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने इसके दो कंपोनेंट बनाए, एक ये येलो वाला है और एक ये कौन सा है, ऑरेंज वाला है। और ये दो लाइंस हमने ऐसे बनाई है कि इसके बीच में जो हम यहाँ पे एंगल है ये किसका शो हो रहा है, ये रेक्टेंगल शो करती है, यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। अब वही बात है, अब ये हमारे पास फॉर्मेशन कैसे आई है, अगर मैं ये वाली डायग्राम से इसको समझाऊँ तो ये फॉर्मेशन ऐसे आई है। हमने बस क्या किया है, ये डायग्राम ऐसे थी, हमने क्या किया है, ये डायग्राम और ये वाली फॉर्मेशन कैसे आई, अगर हम इस डायग्राम को ऐसे उल्टा करके देखें, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, तो हम देखेंगे जो डायग्राम यहाँ पे है वही डायग्राम हमारे पास इसकी भी बन रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन के ऊपर आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को निकालना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो रूल याद किया था वही करते हैं। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होगी, साइन थीटा वाली होगी, और साइन थीटा हमारे पास वर्टिकल हमारे पास कंपोनेंट होता है। तो इसी तरह यहाँ पे एंगल थीटा के सामने वाली साइड हमारे पास क्या है, एम जी साइन थीटा हमने लिखा है। यहाँ पे एफ के हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, एफ साइन थीटा आया था, इस यहाँ पे एम जी के बनाए हैं तो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा आएगा। और ये दूसरी सिंपल बात यही है कि मैथ का रूल है, जो एंगल हमारे पास वर्टिकल के साथ होता है स्ट्रिंग का, वही एंगल हमारे पास यहाँ पे होगा। और ये इतनी बात यहाँ पे डिस्कस करने वाली नहीं है, लेकिन ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। मतलब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, बॉडी को इतने एंगल थीटा तक मूव करवाया था, तो जो एंगल यहाँ पे हम जितना मूव करवाएंगे वही एंगल हमारे पास यहाँ पे भी बनेगा। तो ये सिंपली बात याद रखनी है, थीटा एंगल के सामने वाली जो सी साइड होगी वो कौन सी होगी, वर्टिकल साइड होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, हमने क्या किया है, वेट के दो कंपोनेंट्स बना दिए हैं, एम जी कोस थीटा हॉरिजॉन्टल होगा, एम जी साइन थीटा वर्टिकल होगा। और इस तरह हमने क्या किया है, ये क्या किया है, वेट के दो कंपोनेंट्स बना दिए। वेट का दूसरा नाम ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। तो यहाँ तक एक दो तीन बातें समझ आ गई है कि एक्सट्रीम के ऊपर हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं और उसके हमने दो हिस्से बना लिए हैं, जिसमें से थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमारे पास वर्टिकल है और दूसरा वाला साइन कंपोनेंट है। अब इसमें होगा क्या, अगर हम खाली एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें ना, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होगा, अब फर्दर हमने क्या किया है, अब एक टाइम पे हम क्या करेंगे, या तो वेट की बात करेंगे या तो उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। अब क्योंकि हमने वेट को उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, तो मैं यहाँ से वेट को रिमूव कर देता हूँ। अब आगे बात करते हैं। अब इसमें देखें जो हमारे पास ये टेंशन की फोर्स है और जो ये जो से एम जी कोसिट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपस में क्या है, आपस में ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर एम जी कोसिटा इज ऑपोजिट टू द टेंशन, तो द टेंशन एंड एम जी कोसिटा क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, खाली एक ही फोर्स की कंपोनेंट बचेगा जिसे हम क्या कहते हैं, एम जी साइन थीटा। ओनली एम जी साइन थीटा विल रिमेन, ये बचेगा, और ये किसकी तरफ है, ये मीन पोजीशन की तरफ है। इसका मतलब ये वो वाला कंपोनेंट है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड होगी। तो क्या लिखा हुआ है, सो एम जी साइन थीटा मूव द बॉडी टूवर्ड द मीन पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो बात समझ आ गई, सिंपल पेंडुलम के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आती है, रीस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा से आती है, और एम जी साइन थीटा हमारे पास वेट का कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। बस यहाँ से ये बात याद रखनी है। और फर्दर हमारे पास क्या है, फर्दर हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला है कि आपके पास पहली चीज़ हमने डिस्कस कर ली है कि रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आती है, और दूसरी आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है इस केस में। तो डिफरेंट, पिछले केस में हमने कहा था टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट m/k, लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में तो
तो इस केस में सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है 2 पाई इज इक्वल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो यहाँ पे भी हमने ये मेंशन कर दिया है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। अच्छा, अगर हम आगे देखें तो अब इसकी बुक की ज़रा रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास यहाँ से शुरू करेंगे सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ है, सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब जो सिंपल आपका पेंडुलम होता है वो भी क्या परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब, इसके अंदर एक स्मॉल बॉब होता है मतलब मैस होता है जिसका मैस एम है, सस्पेंड किया होता है फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एक स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ एल होती है और ऊपर से हमने क्या किया होता है उसको फिक्स किया होता है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यही यहाँ पे क्या मतलब है, मीन पोजीशन के ऊपर। ये मीन पोजीशन हमारे पास क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है हमारी, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे क्या होगा, द नेट फोर्स ऑफ द बॉल इज जीरो। नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, और बॉल क्या होगी हमारी स्टेशनरी होगी। नेट फोर्स का मतलब अगर हम ये मीन पोजीशन पर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वेट है और अपवर्ड डायरेक्शन में ये टेंशन लग रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वेट और टेंशन आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और मीन पोजीशन के ऊपर आपके पास कोई भी फोर्स नहीं होगी, मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है नाउ अगर हम क्या करें, इफ़ वी ब्रिंग द बॉल एट द एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाएं तो फिर क्या होगा, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। तो उस केस में नेट फोर्स हमारे पास जीरो नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ आपकी नेट फोर्स होगी जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है। आगे एक बात लिखी, जैसा कि हमें फिगर 10.3 में नज़र आ रहा है, आगे एक बात लिखी हुई है, देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग। फोर्स के अलॉन्ग हमारे पास, स्ट्रिंग के अलॉन्ग हमारे पास कोई भी क्या फोर्स नहीं होगी। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ से देखेंगे स्ट्रिंग के अलॉन्ग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग का मतलब ये अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ करें, कुछ लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, ये देखें स्ट्रिंग यहाँ पे है ना, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ये है, ये लाइन हमारे क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक टेंशन लग रही है और एक एम जी कोसिटा लग रही है। तो टेंशन और एम जी कोसिटा आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन का मतलब कि ये लाइन है अलॉन्ग द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है। स्ट्रिंग की डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, मतलब स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कोई भी हमारे पास नेट फोर्स नहीं होगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अगर किसी डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं है तो उस डायरेक्शन में मोशन भी नहीं होगी। तो ये सिंपली बात है कि हमारे पास यहाँ से इसका ये मतलब है, देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलोंग हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसिल द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी कोस थीटा। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगी, तो देर विल बी नो मोशन अलोंग द स्ट्रिंग इन दिस डायरेक्शन। आगे क्या लिखा हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ द, अब बाकी हमारे पास देखें एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर दो कंपोनेंट्स थे और एक हमारे पास टेंशन थी, एक कंपोनेंट और एक टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या कैंसिल आउट होगी, बाकी बच गया दूसरा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा, जो कि इसका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। एंड एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स, ये यहाँ से याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी मीन्स एक्सट्रीम से मीन की तरफ किसकी वजह से आई है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आई है। आगे क्या लिखा, ड्यू टू दिस फोर्स द बॉल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पोजीशन, और इसकी वजह से बॉडी मीन की तरफ वापस आती है, और जब बॉडी मीन की तरफ आ जाएगी एट पोजीशन ओ, द बॉडी क्या करेगी, गेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और क्या होगा, वो ओ पर रुकेगी नहीं, ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप एट द ओ, रादर कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड द अदर मीन पोजीशन बी। और अगर हम नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग दिस मोशन, ड्यूरिंग दिस मोशन का मतलब है मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाने में, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि हाइट आपकी इंक्रीज हो रही है, रीस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज हो रही है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम जीरो एट रीच द पॉइंट बी, मतलब एक्सट्रीम पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये सिंपली बात है। आगे लिखा हुआ है, रीस्टोरिंग फोर्स एंड द साइन थीटा टिल एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगी, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉल अगेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ।
इन दिस वे द बॉडी कंटिन्यू टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन ओ। तो यहाँ तक हमारा आर्टिकल क्लियर हो जाता है। ये आगे फिर वही बातें लिखी हुई हैं जो ऊपर से हमने डिस्कस की हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ क्लियर फॉर द अबव डिस्कशन, इस डिस्कशन से बड़ी बात क्लियर है कि बोब की स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी अगर वो क्या करेगा, एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगा, और ड्यू टू रीस्टोनिंग फोर्स जो कि मीन की तरफ ही लग रही होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, द एक्सेलेशन ऑफ द बॉल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ। तो ये तो सिंपल वही बातें हैं जो हमारी डेफिनेशन में है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिमिलरली व्हेन द बॉल मूव टुवर्ड द ओ टू बी का मतलब क्या है, मीन टू एक्सट्रीम, उसकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग टुवर्ड मीन पोजीशन। देयर फॉर एक्सेलेशन हमारे पास क्या होगा, वो दोबारा हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ होगा। अगर इसको हम फॉलो करें तो एक्सेलेशन इसका क्या मतलब है, डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, एक्सेलेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। और ये जो हमारे पास बात है, ये डेफिनेशन में हमारे पास क्या कहते हैं, दो कंडीशन ही उसको वेरीफाई करती है। इसका मतलब द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ से ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला बताता है कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है वो हमारे पास किसके इक्वल है, तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एल हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम या स्ट्रिंग कह सकते हैं, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो टेंशन इसका क्या मतलब है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक लेंथ पे डिपेंड करता है और एक जी की वैल्यू पे। इसका मतलब हम यहाँ पे जितना मर्जी मैथ्स लगा दें, टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे बात समझ आ गई कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, ऑफ द मैथ्स। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मैथ्स, क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर मैथ्स नहीं आता। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड बात करें मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड मैथ्स पे डिपेंड करता है। तो ये जब भी टाइम पीरियड का एमसीक्यूज आएगा तो आपने देखना है किस टाइम पीरियड की बात हो रही है और किसकी नहीं हो रही। तो आज हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 किया है कंप्लीट, जिसके अंदर क्या कहा गया है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन अंदर कहा गया कि आपने प्रूव करना है कि मैथ्स मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को प्रूव करने के सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्योंकि इसके अंदर हमने सारी वही बातें प्रूव की हैं। आपके पास साफ साफ नजर आ रहा कि एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, और दूसरी बात यह है कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये सारी की सारी बातें हमें क्या शो करती हैं, ये सारी की सारी बातें हमें ये शो करती हैं कि ये आपके पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहाँ पे ये साइड इन्फॉर्मेशन लिखिए, समझ आ गई होगी। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे भी ये देखें, इसके फॉर्मूले के अंदर कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा। आप इतने जितना मर्जी एम्पलीट्यूड से फॉल करवाएं, आपका टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, अगर लेंथ सेम है और जी की वैल्यू सेम है। तो अगर फॉर्मूले के अंदर कोई चीज़ नहीं आती, इसका मतलब वो चीज टाइम पीरियड उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास ये आज का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बॉल एंड बाउल सिस्टम की बात करेंगे।